नमस्कार, मैं हरकिशन भारद्वाज। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्ययन करेंगे। उसका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो पाठ है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 अंक का है, जिसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न जरूर आएगा ब्लूप्रिंट के आधार पर। राष्ट्र निर्माण की चुनौती हम पढ़ें उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि स्वतंत्र भारत में राजनीति ये जो बुक है, इस बुक के अंदर हम आजादी के बाद से लेकर के अब तक यानी 75 वर्ष के कालखंड को हम जानेंगे। यानी आजादी के बाद जो हमारे देश में राजनीति है उसकी पूरी कथा इस बुक के अंदर है। जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसमें हम देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। हमारे देश को आजादी मिली उसकी खुशी है, लेकिन एक गम भी था। वो गम था क्योंकि हमारे देश का बंटवारा हो चुका था। हमारे देश के बंटवारे के बाद किस तरह से हमारे देश की जो चुनौतियां आई देश के अंदर, उन चुनौतियों को कैसे सामने किया और किस तरह से उनकी समस्या का समाधान किया, उसके बारे में हम जानेंगे कि राष्ट्र के समक्ष 3 चुनौतियां आई थी राष्ट्र निर्माण की। वो 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी एकता कायम करने की, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करने की, और तीसरी चुनौती थी कि सबका भला हो, कल्याणकारी राज्य बनाने की। इन तीनों चुनौतियों को हम इसमें देखेंगे और इस पाठ का पहला निबंधात्मक प्रश्न यही बनता है कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां थी, आप बताइए। इस तरह से टिप्पणी लिखिए तो ये एक निबंधात्मक प्रश्न बनता है। तो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों में पहली चुनौती है एकता कायम करने की। राष्ट्र निर्माण की पहली चुनौती है एकता कायम करने की। आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि एकता कायम करने की ये कैसी चुनौती है? क्योंकि हमारा ये जो देश था ये एक महादेश है, बहुत बड़ा देश है। इसमें विभिन्न बोलियां बोली जाती है, विभिन्न भाषाएं हैं, अनेक धर्म यहां पे हैं, बहुत विशाल इसका क्षेत्रफल है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 565 देशी रियासतें थी। उन देशी रियासतों को भी किस तरह से जोड़ा जाए ताकि एक अखंड भारत की नींव रखी जाए, एकता के सूत्र में बांधा जाए। तो एकता के सूत्र में बांधना ये प्रमुख चुनौती थी और इस प्रमुख चुनौती को पूरा किया और हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधा। इसमें हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि जो 565 देशी रियासतें थी, उन 565 देशी रियासतों में से 561 देशी रियासतों का तो आसानी से एकीकरण कर लिया गया था, भारत संघ में मिला लिया गया था। लेकिन जो 4 देशी रियासतें थी, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, इन 4 देशी रियासतों को भी सरदार पटेल की कूटनीति से भारत संघ में मिलाया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपनी जो बुक है उसमें हैदराबाद का एकीकरण दिया गया है, जिसमें बताया गया कि हैदराबाद के जो नवाब है वो नवाब दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला नवाब था। वो स्वतंत्र रहना चाहता था, अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहता था। तो उसके बाद में उसका जो शासन था वो शासन भी अच्छा शासन नहीं था। वहां की जनता उससे परेशान थी। महिलाओं ने और पुरुषों ने वहां आंदोलन कर दिया था। उसको दबाने के लिए निजाम ने वहां अपने अर्धसैनिक बल भेजे। उन अर्धसैनिक बलों को रजाकार बोलते हैं। लेकिन जब आंदोलन तीव्र हो गया तो भारत सरकार ने वहां सेना भेजी और छुटपुट लड़ाई के बाद में हैदराबाद ने भी भारत संघ में मिलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह जो मणिपुर है, मणिपुर का जो राजा था बोधचंद्र सिंह, उसने सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के द्वारा मणिपुर को अपने देश में मिला लिया। जम्मू कश्मीर का इसमें है नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो राजा था उस समय हरि सिंह था। वो हरि सिंह ने लास्ट में ये कर दिया कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इस तरह से जम्मू कश्मीर को भी भारत संघ में मिला लिया गया था। धारा 370 वगैरह उनको दी थी, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी जी ने उसको हटा दिया है। तो इस तरह से एकता कायम की थी। उसके बाद में जब देशी रियासतों का एकीकरण कर दिया, उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
बनाए गए, उसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। उसके बाद में दूसरी जो समस्या थी लोकतंत्र कायम करने की, कि हमारे देश में लोकतंत्र कैसे कायम हो, क्योंकि आजादी से पहले सब लोगों के दिमाग में था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम लोकतंत्र कायम करेंगे। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। तो लोकतंत्र कायम करने के लिए भारत का संविधान बनाया गया। किस तरह से चुनाव प्रक्रिया हुई और किस तरह से पहले आम चुनाव हुए, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन लोकतंत्र कायम करना भी बड़ी समस्या थी और बहुत अच्छे ढंग से हमारे देश में लोकतंत्र कायम किया। उसका पूरा विश्व बहुत सराहना करता है और ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था चल रही है। तो इसको अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और जो तीसरी चुनौती थी, वो तीसरी चुनौती थी कि सबका भला हो, किस तरह से हमारे देश का शासन होना चाहिए कि गरीब तबका, अल्पसंख्यक, सभी लोग यहाँ बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन करें और एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी बताया गया है कि किस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। तो सबका भला हो, यानी जो हमारे देश के अंदर आरक्षित वर्ग है, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, उनको भी विशेष दर्जा दिया जाए, उनको भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस तरह से तीनों चुनौतियों का सामना करके इस देश को बनाया गया। तो ये राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी। ये निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है, आप देख लेना। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास, यानी विभाजन की प्रक्रिया। इसमें हम देखेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने से पहले हमारे देश का बंटवारा कर दिया गया था। इसमें मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत ये दिया गया कि हिंदुस्तान 2 कौमों का देश है, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। तो मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की और अंग्रेजों ने उसको स्वीकार कर लिया और पाकिस्तान भी अलग देश बना दिया गया। हालांकि कई भारत में अधिकांश मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध भी किया, जिसमें सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, लेकिन बाद में इसको मिला लिया गया सीमांत प्रांत को। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन का जो कालखंड था वो बिल्कुल अनिश्चितकालीन और आकस्मिक और अनियोजित तरीके से स्थानांतरण हुआ। और स्थानांतरण इतना द्रुत गति से था कि बहुत बड़ी त्रासदी, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। उस समय जो स्थानांतरण हुआ वो विश्व का सबसे बड़े स्थानांतरणों में इसका नाम आता है। 80 लाख लोग बेघर हो गए थे और 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे, क्योंकि जो अल्पसंख्यक और कम संख्या में जो लोग थे वो इधर से उधर गए थे, उधर से इधर आए थे। शरणार्थी समस्या पैदा हो गई थी, उसका भी बहुत अच्छे ढंग से समाधान किया गया। तो शरणार्थी समस्या भी एक समस्या थी। इस तरह से विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, पुनर्वास में यानी जो शरणार्थी समस्या है। इसके बाद में रजवाड़ों के विलय की समस्या मैंने आपको बताया था। 565 देशी रियासत थी उस समय, 561 देशी रियासतों को तो आराम से मिला लिया था, लेकिन जो हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और जो जम्मू कश्मीर थी उसको भी सरदार पटेल की कूटनीति के आधार पर हमारे संघ में मिला लिया गया था। अब अगला आता है नए राज्यों का निर्माण। भाई इन समस्याओं के बाद में एक समस्या ये भी हुई, इतना बड़ा देश होने के बाद में इसमें किस तरह से अलग अलग राज्य बनाए जाए, राज्यों की आंतरिक सीमाएं कैसे तय की जाए। तो 1920 में पहले ही कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण का वादा किया था। तो इसी के तहत 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और 1953 की रिपोर्ट जब आई तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस तरह से राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं, ये वाला जो पाठ है ये कंप्लीट होता है। इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पे एक प्रश्न बनता है, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास पे एक प्रश्न बनता है, राज्यों के पुनर्गठन पे एक प्रश्न बनता है और चौथा प्रश्न ये बनेगा सरदार पटेल ने किस तरह से भारत संघ का एकीकरण किया। तो बस ये 3-4 प्रश्न है, आप इसको 2-3 बार देख लेना, आपके 4 में 4 नंबर आ जाए।